हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे महाअभ्यास की, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की हिंदी मीडियम में। ये जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। और आज ये जो महाअभ्यास का वीडियो जो सेशन हम लेके आए हैं, इसमें हम बात करेंगे 300 से 350 सवालों की। तो आज कंटेंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल आज वक्त नहीं गंवाना है, सीधे सवालों की ओर अपने अग्रसर होते हैं हम। बस हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टेट या सुपर टेट के स्टूडेंट हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान की तरह है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा रिवीजन कराएगा स्टैटिक जीके का हिंदी में भी, और ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी परफेक्ट वीडियो है। इसी के साथ चलते हैं अपने सवालों की तरफ, सीधे अग्रसर होते हैं। तो जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है। तो बहुत ही आसानी से सवाल भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी में मैंने रखा है, जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रश्नोत्तर की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल पूछ रहा है कि 15 अगस्त को भारत तो स्वतंत्रता दिवस मनाता ही है, इसके अलावा और कौन से देश में 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण कोरिया, बहराइन और कॉन्गो। ये तीन जो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और बहराइन, ये जो तीन देश हैं ये 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पहले सवाल से ही आपको सवालों का स्टैंडर्ड और किस तरह से वो पूछे जाते हैं पेपर में वो आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, यानी किसी भी कंट्री का स्लेव कंट्री नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो जो नेपाल है वो आज तक किसी का भी गुलाम देश नहीं हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व में कुल कितने देश हैं? सरल सा सवाल है, आसान सा। इसका जो जवाब है वो है 195 यानी 195। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी, यानी बात करें कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉस्क कौन सा है, तो इसका नाम है अल मलीविया, और ये जो है इराक में पाई जाती है। इराक में इसका लोकेशन है अल मलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, यानी किस ऐसा कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे एक भी मंदिर नहीं है? कितना बढ़िया सवाल है ये। तो इस सऊदी अरब में एक भी मंदिर नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ओशन कौन सा है? तो बात करते हैं प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है ओशन है, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉ सिस्टम है वहाँ का, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट लॉ सिस्टम है। कहाँ की बात हो रही है? सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, यानी वॉल कौन सी है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वॉल? तो बात करें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की दीवार है, जो मतलब जो बहुत ही बड़ी, कहते हैं कि उसको अगर स्पेस से भी देखा जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है विजिबल होती है, इतनी बड़ी दीवार है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसका लोकेशन चाइना में है, यही विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। बात करते हैं अगले सवाल की। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है, यानी ऐसे जो है प्रेसिडेंट किस देश के हैं जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है? तो जो सबसे ज्यादा सैलरी वाले प्रेसिडेंट है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के जो अभी करंट में जो राष्ट्रपति, उनका नाम है जो बाइडेन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? कितना अपने आप में यूनिक सा सवाल है कि पोस्ट स्टैम्प पे उस देश के मतलब अपने ही देश का नाम नहीं होता है अपनी पोस्ट स्टैम्प पे। बहुत बड़ी बात है। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन की स्टैम्प। चलते हैं अगले सवाल पे। रेल पथ के नौरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो जो लोग रेलवेज के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अभी ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, एमटीएस का पेपर है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कंटेंट वाइज भी, यानी आपके पास 300 से 350 सवालों का रिवीजन हो जाएगा कम से कम टाइम में। तो कंटेंट वाइज भी बेस्ट वीडियो है। और अगर देखा जाए क्वालिटी वाइज कि क्वेश्चन किस तरह से हमने रखे हैं, तो आप अभी तक हमारे साथ अगर वीडियो में बने तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड सेट हमने किया है, कहाँ कहाँ से ऑब्जर्व करके कलेक्ट करके एक संगम बनाया है हमने इन सवालों का, एक महामैराथन के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और रेलवेज के पेपर वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको जरूर देखेंगे। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 2 फुट 6 इंच होती है। चलते हैं अगले सवाल पे। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? बहुत सरल सा सवाल है, जापान को कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल वो है भोपाल। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो।
किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि शिप ऑफ डेजर्ट किस जानवर को कहा जाता है? तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कैमल को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है शिप ऑफ डेजर्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका जो जवाब है वो है सन 1869 में उनका जो है जन्म हुआ था, वो पैदा हुए थे 1869 में। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछ रही हूँ कि किस वर्ष में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है लौट आए थे अपनी पढ़ाई करके, अपनी लॉ की पढ़ाई करके। तो किस वर्ष में वो कह सकते हैं कि कितने साल के वो थे जब वो भारत आ गए थे और उन्होंने यहाँ की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें पूर्ण रूप से भागीदार बन गए थे? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो बात हमने की थी अभी नैरो गेज की, अब बात हो रही है मीटर गेज की। तो कितनी चौड़ाई होती है? वो होती है 1 मीटर। अगले सवाल पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आइलैंड कौन सा सबसे बड़ा है वर्ल्ड का? तो बात यहाँ पे हो रही है एशिया का। एशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो है आइलैंड है, महाद्वीप है। बात करते हैं कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, आइलैंड तो कह ही सकते हैं लेकिन कॉन्टिनेंट, क्योंकि एशिया जो है अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। बात करते हैं अगले सवाल की। तीसरे प्रश्न पे पहुंच गए हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत ही बढ़िया सवाल। सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस यानी रशिया। बात करते हैं अगले सवाल की। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, यानी जानवर कौन सा है? तो जिराफ जो है वो है विश्व का सबसे लंबा पशु। अगले सवाल पे चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? बहुत सरल सा सवाल है। यहाँ बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की। इसमें इसकी जो लोकेशन है वो नेपाल में पाई जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? इनका जो नाम था श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बात करते हैं अगले सवाल की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पहले भारतीय व्यक्ति नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो उनका नाम था टेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ये जो 2 लोग थे ये चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, सबसे पहले चढ़ाई इन्होंने की थी माउंट एवरेस्ट पे, और यही जो है साबित हुए थे वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन टू रीच एंड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस राज्य में है, किस स्टेट में है? जम्मू और कश्मीर में है। बात करते हैं अगले सवाल की। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके और किसके बीच लड़ा गया था? बहुत सरल सा सवाल है। अब अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सरल जो सवाल है इसका जवाब आपको जरूर मालूम होगा। इसका जवाब है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल की। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर में जब बात होती है तो कौन से सूफी सेंट से कनेक्टेड माना जाता है अजमेर को? तो यहाँ पे बात हो रही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है कनेक्टेड विद अजमेर। अगले सवाल पे चलते हैं, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो दीन इलाही की जो स्थापना की थी, जो दीन इलाही को ऑर्गेनाइज किया था, उसको स्टैब्लिश किया था, वो किसने किया था? वो किया था अकबर ने। अगले सवाल पे चलते हैं, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं उन्हें मानसून की हवाएं कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए ये प्रसिद्ध है? इसके अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। वहां पे जो एक कह सकते हैं विंड फ्लो होती है, ठंडी विंड जो फ्लो होती है, उस वजह से साइबेरिया जो है वो पूरे विश्व भर में फेमस है। अगले सवाल पे चलते हैं, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका जो जवाब है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। इसको शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। 50 सवाल हमने पूरे कर लिए हैं और आप मेरी स्पीड देख रहे होंगे किस स्पीड से मैं बस बढ़े जा रही हूँ, सवालों को पढ़ रही हूँ, जवाबों को समझा रही हूँ। जो जो अलग एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे पता है सवालों से संबंधित वो भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। और ये जो एक पहल है ना, ये इस वजह से है क्योंकि मेरा मोटिव है कि कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के साथ उनके जवाब आपको समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ, जिससे कि अगर आप इसको ऐसा भी चाहें कि पेपर से थोड़ी देर पहले आपको एक क्विक रिविजन की तरह एक वीडियो देखना हो तो ये वीडियो आपके लिए वो परफेक्ट वीडियो बन जाए। बस यही से मेरी गुजारिश है, इसलिए मैं वक्त नहीं गवाऊंगी कहीं पे भी। चलते हैं अगले सवाल पे। 52 सवाल पे आगे। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है? तो बात हो रही है केरल जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक शिक्षित राज्य है भारत का। अगले सवाल पे चलते हैं। 53वां सवाल कह रहा है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया बॉडी में जो कंपोज होता है, बनता है, ये किस पार्ट में बनता है बॉडी के? तो ये बनता है लिवर में। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद का, ये दिया था सरदार भगत सिंह जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यानी सबसे बड़ा
मतलब पूरे भारत में ऐसा अवार्ड जिसकी जो मान्यता है वो नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है उस अवार्ड का, तो कौन सा है? इसका नाम है भारत रत्न। अगले सवाल पे चलते, 56वां सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो गठित संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही खूबसूरत सवाल। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल पे चलते हैं, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हैं ये पॉलिटिक्स में भी रहते हैं और इनका अपना एक बॉलीवुड में अपना एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में भी एक बढ़िया कैरियर रह चुका है। तो बात करें किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये बिहार से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? किस प्रोडक्ट के लिए अलीगढ़ जो है वो मशहूर है? तो बात हो रही है यहाँ पे ताले बनाने के लिए, उसको द लॉक सिटी भी कहते हैं, यानी कि तालों का शहर भी कहते हैं। वहाँ के जो ताले बनते हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही मजबूत माना जाता है उन्हें। चलते हैं अगले सवाल पे, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये पोर्ट कहाँ पे है? विशाखापट्टनम पोर्ट, ये है आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं अगले सवाल की, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारा जो पूरा सोलार सिस्टम है इसमें कितने ग्रह हैं? तो सोलार सिस्टम में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन प्लूटो को बहुत ही छोटा होने के कारण या और भी जो उसके मापदंड थे उनके वजह से उसे प्लैनेट की कैटेगरी से, यानी उसको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया। वो अभी भी है सोलार सिस्टम में, लेकिन उसे एज अ प्लैनेट काउंट नहीं करते हैं, इसलिए अब 8 ग्रह जो है वो शेष रह गए हमारे सोलर सिस्टम में। बात करते हैं अगले सवाल की, चीन असम में किस देश में स्थित है? तो असम के किस दिशा में स्थित है? माफी चाहती हूँ, देश निकल गया मुझसे। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो असम से अगर आप देखें तो चीन जो है किस लोकेशन पे यानी किस डायरेक्शन में आपको दिखेगा? तो वो दिखेगा उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में। अगले सवाल पे चलते हैं, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा ऐसा 7 राज्यों में सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा है? असम को स्पर्श करता है। अगले सवाल पे चलते हैं, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है ये लोकेशन है, इसका लोकेशन है सिक्किम में। अगले सवाल पे चलते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यानी सन से द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इन आवर सोलर सिस्टम इज, क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है बुध। अगले बात मरकरी। अगले सवाल पे चलते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है पूर्वोत्तर यानी कि ईस्ट रेलवे की हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है, तो ये जो है मालीगांव यानी गुवाहाटी में। अगले सवाल पे चलते हैं, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? जो चीनी यूज़ होती है, जो रेगुलर हम लोग चीनी यूज़ करते हैं चाय में या और भी जो मीठे उत्पाद बनते हैं घर में, तो वो जो चीनी उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ये जो सवाल है ये कई बार कई पेपर्स में पूछा जा चुका है, इस वजह से हमने इसका जो है इसको चूज किया था, इसको रखा था इस वीडियो में कि ये जो है सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसका दोबारा भी रीअपियरेंस हो सकता है, आपके पेपर में दोबारा भी ये पूछा जा सकता है। तो जो राजा हरिश्चंद्र जो पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी हमारे भारत की, इसके निर्माता कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, किसने बनाई थी ये पिक्चर? तो बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के जी ने। बात करते हैं अगले सवाल की, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो कौन रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही बिलोंग फ्रॉम असम स्टेट ऑफ इंडिया। अगले सवाल की बात करते हैं, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। वेरी इजी क्वेश्चन, लियो टॉल्स्टॉय जी ने लिखी थी वॉर एंड पीस बुक। बात करते हैं अगले सवाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी इलेक्शन कमिश्नर की जो आयुक्ति है, यानी उनको जो है अपॉइंट कौन करता है? सवाल ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। दूसरे सवाल पे चलते हैं, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? गाया किसने है? आपने सुना होगा लता मंगेशकर जी के मुंह से, उनके मुखबिंद से ये जब बोल निकलते हैं तो बिल्कुल एक अलग ही भावना जागृत हो जाती है पूरे शरीर में, देशभक्ति की भावना। बात लेकिन यहाँ पे हो रही है कि ए मेरे वतन के लोगों, ये जो देशभक्ति का गीत है ये लिखा किसने है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो ये लिखा था कवि प्रदीप जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं, वायु का दबाव किसके कारण होता है? यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वायु के दबाव को, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ एयर की वजह से। बात करते हैं अगले सवाल की, वायुमंडलीय दबाव जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको मापने का पैमाना क्या होता है? किस चीज से नापा जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो बात हो रही है बैरोमीटर से नापते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, कुल कितने शेल होते हैं? तो 1 होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? पूरी तरीके से एक फुल फ्लेजेड स्टेट कब बना नागालैंड इंडिया का? तो वो बना सन 1963 में, यानी 1963 ईस्वी में बना नागालैंड भारत का एक विधिवत राज्य। अगले सवाल पे चलते हैं,
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बात हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मालीगांव गुवाहाटी, और यहीं पे ही जो है इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं। बात करें कि पूरे भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पूरे भारत में यानी इन होल इंडिया विच इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म। अगले सवाल पे चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हु अपॉइंट सीएम? वेरी इजी क्वेश्चन। राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडी गैस होती है, आपने देखा होगा जब भी आप खोलते हैं रेफ्रिजरेटर तो वो गैस जो है वो बाहर निकलती है, एस्केप करती है। वो कौन सी गैस होती है? वो होती है फ्रीऑन। अगले सवाल पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? यानी इलेक्ट्रॉन को जो जिन्होंने उसे मान्यता दी थी, जिन्होंने उसको कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस में लाए थे वो उसको, तो कौन थे? जे थॉमसन थे। बात करते हैं अगले सवाल की। 100वां सवाल कह रहा है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो असम की भाषा में यानी असम में जो भाषा बोली जाती है असमिया भाषा, उसमें जो मुद्रित पुस्तक यानी उसमें उस भाषा में लिखी हुई पुस्तक के पहले लेखक कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो ये है, इनका नाम था आत्माराम शर्मा। और इसी के साथ हमने 100 सवाल पूरे कर लिए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि छोटा सा पहला पड़ाव पार हो गया है आज के वीडियो का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ वीडियो में बने होंगे एक पेज के साथ, जिस पेज से मैं बढ़ रही हूँ, जिस स्पीड से मैं सवालों के और उनके जवाबों के साथ आगे बढ़ रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ बने होंगे और इन सवालों और जवाबों को आपको भी जानने में मजा आ रहा होगा। चलते हैं अपने 101वें सवाल पे। क्या कह रहा है सवाल? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा? कितना ही बढ़िया सवाल है कि पूछ रहा है कि भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखा ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, लेकिन और किस देश का लिखा? इसका सही जवाब है बांग्लादेश का। चलते हैं अगले सवाल पे। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? यानी कि जो तार हीटर में जलते हैं और हमें ऊष्मा यानी गर्मी प्रदान करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो वो जलते भी नहीं है। यानी कि वो जल तो रहे होते हैं जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो बहुत कम होती है। तो किस चीज के बने होते हैं ये तार? ये बने होते हैं नाइक्रोम के। बात करते हैं अगले सवाल की। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? सुनने में ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे पेड़ एग्जिस्ट करते हैं। इसका नाम है केले का पेड़। इसमें कोई लकड़ी नहीं होती, इसमें पत्तियों से ही एक गुथा हुआ एक ट्रंक बना होता है। एक तरह का उसका जो मोटा तना होता है वो पत्तियों का ही गुथा तना होता है। जब वो पेड़ बड़ा होता जाता है तो वो पत्तियां धीरे धीरे खुलती चली जाती हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो असम के किस डिस्ट्रिक्ट में? बात हो रही है असम स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं आइलैंड है, वो किस जिले में स्थित है? तो वो पातालपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे देखा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड अधिकतम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये इसका सही जवाब किसमें होती है, माफी चाहती हूँ, किसमें होती है। यानी अगर आप साउंड की स्पीड को नापें तो किस कह सकते हैं किस सब्सटेंस में वो सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है स्टील में। बात करते हैं अगले सवाल की। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहते हैं फ्यूचर मेटल। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये इसका जवाब है सल्फर को पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। अगले सवाल पे चलते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यानी सिटी ऑफ टेम्पल्स किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। तो महाराष्ट्र के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम था यशवंत राव चव्हाण। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत इंडियाज मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात को। बात करें कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कानपुर को। ये कुछ ऐसे उपनाम होते हैं, ऐसे प्रमुख भौगोलिक उपनाम होते हैं, यानी कुछ ऐसे इंडियन ज्योग्राफिकल निकनेम दे दिए जाते हैं कुछ राज्यों को, कुछ शहरों को, यानी कुछ सिटीज और स्टेट्स को इंडिया के, जिनको उनको उस नाम से भी जाना जाता है। जैसे भी हमने बात करी कि इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। इस तरह से सवाल जो है कई बार पेपर में आ जाते हैं। तो इस पे पूरा हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें हमने बात की है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों की, यानी ज्योग्राफिकल निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड स्टेट्स, जिसमें अलग अलग नाम उनके रहते हैं जिनको उस नाम से जाना जाता है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उससे 2 से 3 सवाल आपके आने वाले पेपर्स में तय हैं, वो जरूर आएंगे, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं लिंक जरूर शेयर करूंगी, गिव इट अ वॉच। अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी नदी को।
बात करते हैं कि सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के शोक को किस मतलब पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। यानी इसी तरह के जो अभी उपनाम, जैसे हमने एक निकनेम दे दिया इस नदी को, पूछ लिया जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस नदी को बिहार का शोक, यानी वहां पे वो नदी जो है मानसून के सीजन में, बारिश के सीजन में इतना उफनती है कि अक्सर हर साल जो है वहां बाढ़ आती है उस नदी की वजह से और काफी कुछ तबाह हो जाता है। तो एक रीजन होता है किसी भी चीज के उपनाम के पीछे, इसलिए ये जो वीडियो है मैंने आपको बताया अभी कि निकनेम वाला वीडियो, इसको आप जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं अगले सवाल की। 112वां सवाल कह रहा है भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था, यानी एक रिपब्लिक घोषित किया गया था भारत को, तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बात करते हैं अगले सवाल की। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो के मंदिर का लोकेशन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगले सवाल पे चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल का लोकेशन जयपुर में है, राजस्थान। अगले सवाल पे चलते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, तो बड़ा इमाम बाड़ा का लोकेशन पाया जाता है लखनऊ में, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की। बात करते हैं अगले सवाल की। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, तो किसका था चेतक घोड़ा, बहुत ही सरल सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सा सवाल है, तो इसका जवाब है महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़ा था उनका, उस घोड़े का नाम था चेतक। बात करते हैं कि उसको कहते थे कि वो जो है हवा की दृष्टि से जो है वो चलता था, दौड़ता था। बात करते हैं अगले सवाल की। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है, तो बात हो रही है मैथ्स के क्षेत्र की, मैथमेटिक्स गणित के क्षेत्र की बात हो रही है, तो भास्कर को जाना जाता है बीज गणित के क्षेत्र से, उनका काफी एक एफर्टलेस उनका कंट्रीब्यूशन रह चुका है बीजगणित के क्षेत्र में। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पुराना है, इसका जो जवाब है वो है वीणा। अगले सवाल पे चलते हैं। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था, यानी कौन सा ऐसा मंदिर है जिसकी कल्पना यानी जिसका इमेजिनेशन और जिसका निर्माण यानी जिसको सोच कर बना भी दिया गया उसी वंश में, और बनाने वाले जो निर्माण करता थे उनका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी राजा का नाम सूर्यवर्मन सेकंड था कि उनके राजकाल में बना। तो कौन से मंदिर की बात हो रही है, बात हो रही है अंकोर वाट का मंदिर। अगले सवाल पे चलते हैं। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पे, अमरावती जो बुद्धिस्ट स्तूपा है इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं 121वें सवाल की। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था, तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना यानी मुगल जो डायनास्टी के जो आर्मी थी उसको हराया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो अपने आप में पहले ये खुद भी एक सवाल है कि भारत, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, 4 ऑप्शन में आपको मार्क करना होगा बहादुर शाह जफर सेकेंड। बात कर रहे हैं कि इनका मकबरा कहाँ स्थित है, फिलहाल सवाल में ये पूछ रहा है, तो इनका जो मकबरा है उसका लोकेशन है रंगून में, म्यांमार बर्मा। बात करते हैं अगले सवाल की। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो आगरा की जामा मस्जिद बनवाई थी शहजादी जहां आरा बेगम ने। अगले सवाल पे चलते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था, यानी उनके ऊपर जो गुरु नानक जी के ऊपर पूरी जीवनी लिखी थी, पूरा उनका जीवन परिचय लिखा था, उनकी पूरी एक लाइफ फिलॉसफी लिखी थी, वो लिखी थी गुरु अर्जुन देव जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 12 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले सवाल की। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहां उनको प्रेम से कहा जाता था लेकिन उनका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। अगले सवाल पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी, तो कब डाली थी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, कब उसका ऑर्गेनाइजेशन कब किया था, स्टैब्लिशमेंट कब किया था, तो 1699 सन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव डाली गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, यानी जो काकोरी हत्याकांड हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, इसके निर्णय मतलब इसको प्लान किसने किया था, बेसिकली किसका ये माइंड प्लान था, तो ये था राम प्रसाद बिस्मिल जी का। अगले सवाल पे चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जो गोलियां चली थी जिसमें बहुत सारे इंडियंस की डेथ हो गई थी और उसी वजह से बहुत ज़्यादा एक विद्रोह भी फैल गया था, तो जो गोली चलाने का आदेश जो इस पूरे डिजास्टर का कह सकते हैं जो मैनेजमेंट जिसके पास था वो जो था जनरल ओ डायर की वजह से हुआ था। ये चलते हैं अगले सवाल पे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था महात्मा गांधी जी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता। बात करते हैं अगले सवाल की। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था, तो कोलकाता में मनाया गया था, पहला इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। बात करें कि इस साल जो है हम लोग 75 साल पूरे करेंगे अपने इंडिपेंडेंस के यानी अपनी आज़ादी के, अपने स्वतंत्र भारत के,
तो इसी वजह से आज़ादी @75 करके एक एक्सपो, एक अमृत महोत्सव भी लॉन्च किया है। भारत की आज़ादी के 75 साल एक अमृत महोत्सव भी लॉन्च किया गया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो बात करें कि जो करंट अफेयर्स के भी सेक्शन है, ये बहुत आते हैं सवाल में, इस तरह के यानी पेपर में आते हैं सवाल, इस तरह के बहुत बनते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स के सेक्शन का कह सकते हैं कि एक रिविजन चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस करंट अफेयर्स के वीडियो का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। हमारा एक डेली करंट अफेयर्स का भी वीडियो रोज सुबह 8 से 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है। अगर आप रोज मतलब हर दिन प्रतिदिन के अगर आप डेली करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है और क्या आपके पेपर में आ सकता है, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखा करिए। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये जो भारत पाकिस्तान कह सकते हैं जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, ये किस वजह से हुआ था? तो माउंट बैटन का जो प्लान था उसकी वजह से ये हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल की, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने करवाई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या तो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, और किया किसने था, गोली किसने चलाई थी उन पे? उनका नाम था नाथूराम गोडसे जी। चलते हैं अगले सवाल पे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। बात करते हैं अगले सवाल की, दांडी यात्रा जो दांडी मार्च निकाली गई थी 12 मार्च को, तो गांधी जी में इसने कितनी दूरी तय करके नमक के कानून का विरोध किया था? जो सॉल्ट लॉ लगा दिया गया था कि नमक भी अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो इसके खिलाफ जो दांडी मार्च निकाला गया था, वो कितनी दूरी तक चले थे महात्मा गांधी जी? तो 385 किलोमीटर की दूरी जो है महात्मा गांधी जी ने तय करी थी। बहुत बड़ा योगदान है उनका स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में। बात करते हैं अगले सवाल की, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 137 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में ये आरंभ हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल की, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? यानी हाफ नेकेड सेंट किसने कहा था महात्मा गांधी को? ये एक निकनेम, एक उपाधि उनको दी गई थी, उपाधि कह सकते हैं, एक तरह का उपनाम उनको दिया गया था। तो किसने दिया था ये अर्धनग्न फकीर का उपनाम? चर्चिल ने, यानी विंस्टन चर्चिल ने उनको कहा था हाफ नेकेड सेंट। अगले सवाल पे चलते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? यानी बात हो रही है कि मैमल, यानी ऐसा कौन सा मैमल है जिसकी सबसे बड़ी बड़ी आंखें होती हैं? तो बात हो रही है हिरण की। हिरण ऐसा मैमल है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। बात करते हैं अगले सवाल की, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो संयुक्त स्टॉक बैंक सबसे पुराना, सबसे एंशिएंट, तो बात हो रही है इलाहाबाद बैंक। ये 24 अप्रैल 1865 में बना था। बात करते हैं अगले सवाल की, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराज पट्टाभिसीता रमैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो इनने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं भारत का, इनका काफी योगदान रहा है भारत को स्वतंत्र कराने में। बात हो रही है इनके द्वारा स्थापित कौन सा बैंक था? तो उसका जवाब है आंध्रा बैंक की इन्होंने शुरुआत की थी 28 नवंबर 1923 में। बात करते हैं अगले सवाल की, विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बहुत ही बढ़िया सवाल कि ऐसा इंडियन बैंक जिसने कहीं भी किसी भी फॉरेन कंट्री में अपनी सबसे पहली ब्रांच खोली थी। तो इसका जो जवाब है वो है बैंक ऑफ इंडिया। इसने अपनी ब्रांच खोली थी लंदन में 1946 में, यानी 1946 में। बात करते हैं अगले सवाल की, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, तो ये एक तरह का कह सकते हैं सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था कौन से बैंक की शाखा को, कौन से बैंक की ब्रांच को? कैनरा बैंक को मिला था 1 जुलाई 1906 में। बात करते हैं अगले सवाल की, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, 2011 में 100 साल किस उपलक्ष्य में वो जो है स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था? तो वो हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे होने पे 21 दिसंबर 1911 को वो बना था, और 2011 में उसके 100 साल पूरे थे, इस वजह से एक स्थापित एक स्मारक डाक टिकट उस दिन जारी किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? यानी उन्होंने जो एफर्ट किए, लाला लाजपत राय की जो काउंटलेस एफर्ट्स रहे, उन्होंने बहुत सारा जो योगदान दिया, तो उनके जो प्रयास थे उनके वजह से कौन सा बैंक जो है स्थापित हुआ था? तो बात हो रही है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की, PNB। 19 मई 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं, दो नेशनलाइज्ड बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है, यानी अभी तक सिर्फ ऐसे 2 बैंक हैं जिनका विलय हो गया है, जो आपस में मिलके एक बन गए हैं, उनका नेशनलाइजेशन हो गया है। तो बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये आपस में इनका विलय हो चुका है। ये अब तक का एकमात्र यानी ओनली एग्जाम्पल है ऑफ बैंक मर्ज। चलते हैं अगले सवाल पे,
सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, तो कौन सा ऐसा बैंक था? इसका जो जवाब है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 11 नवंबर 1919 में हुआ था। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो जो नेशनलाइज्ड बैंक है बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगले सवाल पे चलते हैं। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं कई सारे पेपर में। अभी हमने एनटीपीसी के भी जो पेपर हुए थे उसमें ऑब्जर्व किया कि कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो ये फुल फॉर्म से जुड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है कि एटीएम का जो फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन होता है एटीएम, एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलते हैं अगले सवाल पे। क्रिसिल का पूर्ण रूप का क्या है, यानी क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बात करते हैं अगले सवाल की। नेफ्ट का पूरा जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है नेफ्ट का फुल फॉर्म। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन मध्य प्रदेश से। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो बात हो रही है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वही थे इंडिया के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो इनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है सुप्रीम कमांडर भारत के सशस्त्र बलों का? भारत के प्रेसिडेंट। बात करते हैं अगले सवाल की। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको पहले यूटीआई बैंक कहते थे, इसका जो नया नाम है वो नाम क्या है? तो इसको फिलहाल जो जाना जाता है वो एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, वो 3 दिसंबर 1993 में हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी स्वामी विवेकानंद जी जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, बहुत ही बड़े महान हस्ती थे वो भारत के लिए और पूरे विश्व भर के लिए। उनका जो अपना एक ऑरा था। तो बात करें कि उनके बर्थडे के ही दिन नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। किस दिन उनका जन्म दिवस होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 12 जनवरी। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत के संसद में कितने अंग होते हैं? तो भारत का जो इंडिया पार्लियामेंट है इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। बात करते हैं अगले सवाल की। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, होते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बात करते हैं अगले सवाल की। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूर की पैदावार सबसे ज्यादा किस शहर में होती है, यानी किस शहर किस राज्य में होती है? तो बात हो रही है नासिक शहर में होती है, जो इसका लोकेशन महाराष्ट्र में पाया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना डैम पूछा जा रहा है किस स्टेट में इसका लोकेशन है? तो इसका जो लोकेशन है वो है महाराष्ट्र में। बात करते हैं अगले सवाल की। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? जो शरीफा फल होता है आपने देखा होगा, तो ये जो फल है इसकी जो फसल होती है यानी क्रॉप होती है उसे कब काटा जाता है, कब बेचने के लिए और खाने के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार होती है, पक चुकी होती है? इसका जवाब है नवंबर के प्रारंभ में, यानी स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर। बात करते हैं अगले सवाल की। हिमानी यानी ग्लेशियर को कहा जाता है, हिंदी में हिमानी कहते हैं उसे। तो हिमानी बर्फ का विशाल पिंड कहाँ पर है? तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो वो जो ग्लेशियर का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो जो है हिमालय की जो यानी हिमालयन रेंज है, जो हमारी हिमालय श्रृंखला है उसके ऊपर रहता है, हमेशा उसके शीर्ष पे। कायांतरित कौन सी शैल है? तो कायांतरित जो है वो संगमरमर की शैल है, उसका उसी का एक तरह का कह सकते हैं, एक तरह का फॉर्मेशन है उसका। बात करें अगले सवाल की। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो ये घूमती है 15 डिग्री देशांतर। बात करते हैं अगले सवाल की। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? तो चंद्र ग्रहण का जो रीजन होता है वो होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जो अर्थ होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, इस वजह से पड़ता है ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स को कहते हैं सूर्य ग्रहण और ल्यूनर इक्लिप्स को कहते हैं चंद्र ग्रहण। बात करते हैं अगले सवाल की। ब्रिटिश शासन जो था, जो हमारे यहाँ बहुत सालों तक रहा, 200 सालों तक रहा लगभग, इनने किन स्थानों पे बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो यानी ब्रिटिश एम्पायर ने सबसे पहला जो रेलवे ट्रैक, जो रेलवे रूट बनाया था भारत में, वो क्या था? तो वो था मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी पहली ट्रेन रेलवेज की। चलते हैं अगले सवाल पे। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे सर्वोच्च जो सैनिक पुरस्कार है, जो किसी भी सैनिक का कह सकते हैं कि उनका अपने आप में ड्रीम होता है कि हम भारत के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा इमेंस एफर्ट हम दें कि हम इससे सम्मानित हैं, बहुत ही बड़ी बात होती है। परमवीर चक्र इसको कहते हैं, जो युद्ध में यानी अगर आपने
बैटल फील्ड पे बहुत ही करेजियसली, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक प्रदर्शन किया है, अपनी भारत की मातृभूमि की रक्षा की है, तो उस वजह से उसमें सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार आपको परमवीर चक्र दिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। ऋतुओं को होने का कारण क्या है, यानी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सीजन। ये जो सीजन होते हैं अलग अलग, गर्मी का सीजन, बारिश का, फिर ठंड का, तो ये जो सीजन होते हैं, पतझड़ का मौसम, ये सब क्यों होते हैं? इसका रीजन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, दिस इज द रीजन बिहाइंड द चेंज इन सीजन्स। बात करते हैं अगले सवाल की। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है डीसीएम ट्रॉफी। बात करते हैं अगले सवाल की। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो कौन से बादशाह थे जिन्होंने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे? तो हुमायूं की बात हो रही है। बात करें अगले सवाल की। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो ही होते हैं द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बात करते हैं अगले सवाल की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार क्या है? तो जो मृदा सबसे ज्यादा वहां पाई जाती है वो है मिट्टी। मृदा को मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं, तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो कॉटन के लिए बेस्ट होती है, वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है कि बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल कह रहा है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किन्होंने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, इसका जो निर्माण है वो कराया गया था गुरु अर्जुन देव जी द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पे। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में गैस जो भरी जाती है उसका नाम होता है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। बात करते हैं अगले सवाल की। भगवान बुद्ध का कुल क्या था, यानी उनका जो वंश था वो क्या था? तो उनका जो कुल था वो था शाक्य कुल। बात करते हैं अगले सवाल की। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो रंग का वजह होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। चलते हैं अगले सवाल पे। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो सूफी संप्रदाय, सूफी कह सकते हैं एक अपने आप में रिलीजन है, तो जो सूफी रिलीजन था वो इस्लाम धर्म की वजह से विकसित हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल की। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? तो हम उम्मीद करते हैं एक दिन भारत भी ऐसा देश बने जहां मच्छर ना पाए जाएं और उनसे संबंधित बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी जो कई बीमारियां वो फैलाते हैं वो ना फैले। फिलहाल बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर बिल्कुल नहीं पाए जाते, तो इस देश का नाम है फ्रांस। बात करते हैं अगले सवाल की। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? देयर इज नो सिनेमा थिएटर इन विच कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बात हो रही है यहाँ पे भूटान में एक भी सिनेमा थिएटर नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा डेजर्ट है, वो अफ्रीका में लोकेशन है उसका। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बात करते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा शहर जो है वो रूस है, रशिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, विश्व का जो सबसे बड़ा शहर है वो है रशिया। अगले सवाल पे चलते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये करेक्ट मैंने कर दिया है आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद जो है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे बड़ा मॉस्क है। बात करते हैं अगले सवाल की। विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? तो उसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, कई बार पूछा गया है ये पेपर्स में कि स्वामी विवेकानंद जी का जो असल नाम था, जो पहले उनका नाम था, बाद में उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना गया, उनका जो रियल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। अगले सवाल पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का असली नाम था मूलशंकर तिवारी। बात करते हैं अगले सवाल की। रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्वश्रवा। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनका जो आगमन हुआ था भारत में वो हुआ था 18 फरवरी 1911 में। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत में टेलीफोन कब आया था? तो भारत में टेलीफोन जो है 1 जुलाई 1881 में आया था। और बात करें टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, इन्वेंटर कौन थे? तो ग्राहम बेल ने डिस्कवर किया था टेलीफोन। बात करते हैं अगले सवाल की। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो दिव्या भारती जी जो थी फिल्म अभिनेत्री थी, बॉलीवुड में एक्ट्रेस थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1993 में हुई थी 6 अप्रैल को। इन्होंने किन्हीं कारणवश इन्होंने सुसाइड कर ली गई थी, काफ़ी एक मिस्ट्री फैली हुई थी, पर इनका जो देहांत हुआ था 1993 में। बहुत ही यंग कह सकते हैं कि बहुत युवा उम्र में इनकी जो है मौत हो गई थी, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो अर्थ और सन के बीच में कौन सा ग्रह है? तो बात हो रही है बुध और शुक्र, यानी मरकरी और वीनस जो है सन और अर्थ के बीच में है। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
सरल सा सवाल है, इसका सरल सा जवाब है आम जो है, मैंगो जो है द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। बात कर रहे हैं अगले सवाल की। 215 सवाल पे हम आ गए हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इंपॉर्टेंट सवालों का एक मेल, एक संगम हम लेके आए हैं आज। तो उम्मीद करते हैं कि आप बने होंगे हमारे साथ हमारे वीडियो में। करते हैं अगले सवाल पे। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा है। आम यानी राष्ट्रीय फल हमने बता दिया। बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो हॉकी जो है भारत का नेशनल स्पोर्ट्स है। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है अशोक चक्र। भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये फूलों की घाटी का लोकेशन भारत में है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर। यानी पूरा लोकेशन आपको हमने बता दिया है। अगर आप कभी देखना चाहें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये फूलों की घाटी का, तो ये है उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर की दूरी पर चामोली जिले में, चामोली डिस्ट्रिक्ट में इसका लोकेशन है। बात करते हैं अगले सवाल की। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से यानी जंबो नाम से जाना जाता है, तो जंबो किसको नाम से जाना जाता है, अनिल कुंबले जी को जाना जाता है, उनका उपनाम है जंबो। बात करते हैं अगले सवाल की। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है, बहुत ही कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो है स्टेट है, तो कौन सा स्टेट है ये, मुंबई की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। मानव में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, किस मेटल का प्रयोग हुआ था, तो तांबे का प्रयोग हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बहुत सरल सा सवाल है, झारखंड में होता है। कोयले की सबसे ज़्यादा खदानें हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोल का, वो झारखंड में है। चलते हैं अगले सवाल पे। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीयता सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है वो दिया गया था मदर टेरेसा जी को। अगले सवाल पे चलते हैं। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसकी अपनी कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, तो कितनी है, 79 उपग्रह हैं बृहस्पति यानी जुपिटर के। बात करते हैं अगले सवाल की। फ्रिज में कौन सी गैस होती है, तो फ्रिज में होती है फ्रियोन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं उसको। बात करते हैं अगले सवाल की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पहले लिखे जाना वाला वेद जो है वो कौन सा है, तो है ऋग्वेद। बात करते हैं अगले सवाल की। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है, तो लक्ष्मी जी का जो वाहन है उसको हम उल्लू कहते हैं, इंग्लिश में आउल कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है, तो मक्का मदीना जो है सऊदी अरब में जिसका लोकेशन है वो है मुस्लिम और इस्लाम धर्म के लोगों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। बात करते हैं अगले सवाल की। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था, तो महाभारत में भीष्म को बचपन में देवव्रत के नाम से जानते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा ठंड जो है भारत में पड़ती है वो जो है लद्दाख में पड़ती है, लेह में पड़ती है। ये अब न्यूली फॉर्म्ड स्टेट हो गया है इंडिया का। बात करते हैं अगले सवाल की। हिरोशिमा का पहला परमाणु बम किसने गिराया था, तो हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे जिसकी वजह से बहुत विध्वंस हुआ था, बहुत जो है एक तरह से त्रासदी हो गई थी उनके लिए, और आज भी उसके कहीं ना कहीं वो रिपरकशंस जो है वो महसूस करते हैं। तो कहें कि जो पहला परमाणु बम था किसने गिराया था, तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। बात करते हैं अगले सवाल की। समुद्री मार्ग में भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो यानी पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते जो है भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था वास्को ड गामा। बात करते हैं अगले सवाल की। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, हमने बात कही कि सबसे लंबी दीवार जो है विश्व में वो है चीन की दीवार, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर। इतनी लंबी ये दीवार है, इसकी जो लंबाई है वो इतनी लंबी है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो वो जो अपना इस्तीफा देते हैं वो देते हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था यानी इलिटरेट था, कौन सा मुगल वंश का राजा था, तो उसका नाम था अकबर। अगले सवाल पे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो ग्रीनलैंड है। अगले सवाल पे चलते हैं। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या भेजा गया था अंतरिक्ष में, वो भेजा गया था एक कुत्ता को भेजा गया था, वहाँ पे एक डॉग को भेजा गया था। उस कुत्ते का क्या नाम था जिसको सर्वप्रथम स्पेस में यानी ब्रह्मांड में सबसे पहले उसको भेजा गया था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके सही जवाब के कमेंट को हम करेंगे पिन। अगले सवाल पे चलते हैं। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे, तो किस वर्ष सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था चंद्रमा पर कदम। बात करें किस वर्ष में, तो 1969 में। अगले सवाल पे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं, तो उसमें 24,000 श्लोक हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। बात करते हैं अगले सवाल की। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है, तो ईद में जो है चांद देखा जाता है, चंद्रमा के ही दीदार किए जाते हैं ईद में, और फिर उनका जो त्यौहार है वो बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। हिंदुओं में कुल कितने पुराण हैं, तो पुराण की बात करें तो 18 पुराण हैं हिंदुओं
हिंदुओं के धर्म में। बात करते हैं अगले सवाल की, हिंदुओं के पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे, यानी राक्षसों के गुरु कौन थे, हेड कौन थे? तो गुरु शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों के गुरु माने गए हैं, असुरों के गुरु माने गए हैं हिंदू पुराणों में। बात करते हैं पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था, यानी कौन अपने रथ में 7 घोड़े लगाकर चलता था, बहुत ही भव्य रथ था, किस पुराणों के अनुसार किसका रथ था वो? तो वो था सूर्य का रथ, यानी सन का। बात करते हैं अगले सवाल की, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? सारथी कहते हैं जो रथ को खींचता है उसे सारथी कहते हैं। श्री कृष्ण जी को भी सारथी कहा गया है। महाभारत में अर्जुन का जो युद्ध था उसमें वो उनके सारथी बने थे, उनके रथ को उन्होंने खींचा था। तो धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे जिन्होंने उनका रथ खींचते थे? उनका नाम था संजय। बात करें अगले सवाल की, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। अगले सवाल पे चलते हैं, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे, कितने साल लगे थे ताजमहल को बनने में? और जब वो 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बना तो अपने आप में ये बहुत एक प्राउड और ऑनर की बात थी भारत के लिए भी। तो कितने साल लगे थे इसको बनने में? 20 साल। और कहा भी जाता है कि जब 20 साल बाद जब वो तैयार हुआ था ताजमहल, तो जिन मजदूरों के हाथों से वो बनाया गया था तो उन मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे कि जिससे अब इससे खूबसूरत कभी भी वो कोई चीज़ और ना बना पाए, किसी भी चीज़ का निर्माण जो कि इससे खूबसूरत हो वो अब दोबारा ना हो पाए। बात करते हैं अगले सवाल की, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत में जयपुर, जिसका लोकेशन राजस्थान है, राजस्थान का जो जिला है, राजस्थान का जो स्टेट है, जो राज्य है, वहाँ पे जो जयपुर है उसको जाना जाता है, जयपुर सिटी को पिंक सिटी के नाम से। बात करते हैं अगले सवाल की, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। अब हमने अपने 250 सवाल पूरे कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन 250 सवालों में बहुत से ऐसे सवाल लगे होंगे जो शायद आपने पहली बार पढ़े हो, जो आपके लिए बिल्कुल नए हो और जिनका जवाब जानने में आपको बहुत मजा आया हो। उम्मीद करते हैं कि आगे जितने सवाल बचे हैं उसमें भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अभी हमारे लगभग 100 सवाल हैं, तो इन 100 सवालों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उनके जवाब जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस महा मैराथन को एक अच्छे अंत तक पहुंचाएं और इस वीडियो को देख के बहुत सारे बच्चों के जो है पेपर्स में क्वेश्चन सरलता से सॉल्व हो जाएं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है, करजन वायली की हत्या किसने की थी? करजन वायली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा ने की थी। अगले सवाल पे चलते हैं, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में जो है पाया जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH। बात करते हैं 253वें सवाल की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं उन्हें, उनकी जो नियुक्ति है उनको अपॉइंट कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है, उनको अपॉइंट करने वाले होते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। अगले सवाल पे चलते हैं, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगले सवाल पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ऐसे ही आपसे प्रथम हिंदू अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं पेपर में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे बात हो रही है फिलहाल मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे पहले, तो उनका नाम था बदरुद्दीन त्याबजी। बात करते हैं अगले सवाल की, धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? यानी मनी बिल जो है पेश होता है कौन से हाउस में पेश होता है पार्लियामेंट के? तो वो होता है लोकसभा में पेश होता है। वो बात करते हैं अगले सवाल की, हड्डियों और दांतों की में जो उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? कौन सा केमिकल जो है वो प्रेजेंट होता है हड्डियों और दांतों में? तो यहाँ पे बात हो रही है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है CA3PO4 अगले सवाल पे चलते हैं, आइहोल शिलालेख का संबंध किस राज से है? जो एहोल इंस्क्रिप्शन है उसका जो संबंध है वो किस राजा से है, किस डायनास्टी से रहा है उसका जो संबंध है? तो वो उसका जो संबंध था पुलकेशिन सेकंड, यानी जो पुलकेशिन द्वितीय राजा थे उनसे संबंधित था एहोल इंस्क्रिप्शन। उसमें उनके बखान का जो है वर्णन किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसके जो संस्थापक थे राजा धर्मपाल थे। पाल राजवंश के यानी पाल डायनेस्टी के ये बहुत ही बड़े राजा थे, राजा धर्मपाल, इन्होंने ही इसकी जो है स्थापना की थी। बात करते हैं अगले सवाल की, अवश्रव तरंगों की आवृत्ति किसमें कम होती है? तो किसमें कम होती है? इसका जो जवाब है 20 हर्ट्ज जो है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम डेसिबल की जो आवाज़ है उसको हम सुन सकते हैं। इससे जो कम अगर आवाज़ होगी तो वो हमारे कानों में जो है पहुंचेगी नहीं और हम उसको ढंग से सुन नहीं पाएंगे। बात करते हैं अगले सवाल की, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था किसे कहते हैं? यानी कि हमने बात करी है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड लिक्विड गैस तो सबको पता है, लेकिन ऐसा चौथा पदार्थ की अवस्था जो अभी खोज ली गई है, हाल ही में पता कर ली गई है, तो वो है प्लाज्मा कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो है वो यौगिक है। अगले सवाल पे चलते हैं, बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी गन पाउडर किस श्रेणी में आता है? तो मिश्रण यानी मिक्सचर में आता है बारूद जो है। अगले सवाल पे चलते हैं, कोयला क्या है? तो कोयला जो है वो है तत्व। अगले सवाल पे चलते हैं, हीरा क्या है? हीरा जो है तत्व है।
शुद्ध तत्व क्या है यानी प्योर तत्व क्या है, तो सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा प्योर एलिमेंट माना गया है। बात करते हैं अगले सवाल की, कौन एक आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित यानी देयर इज नो कह सकते हैं कि शेप एंड स्ट्रक्चर टू इट, तो न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। बात करते हैं अगले सवाल की, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो ये जो परमाणु सिद्धांत की जो खोज की गई थी वो कौन से साइंटिस्ट ने की थी, वो की थी जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में। अगले सवाल पे चलते हैं, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन थे। हमने इस जो प्रश्न पे है फिलहाल में पहले चर्चा कर ली है। अगले सवाल पे चलते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी, तो जो हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, ए रदरफोर्ड थे, 1920 में इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। बात करते हैं कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, ये जो तीनों जो कण है इसकी जो खोज करता है, ये इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो आविष्कारक थे, जो जिन्होंने इन्वेंट किया था इसको, खोज की थी, तो ये कौन है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। हमने बात कर ली। अब आखिरी में बचा है न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था जेम्स चैडविक, इन्होंने की थी 1931 में इसकी खोज। अगले सवाल पे चलते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पॉजिट्रॉन के खोज करता थे, तो पॉजिट्रॉन के खोज करते थे कार्ल डेविड एंडरसन, 1932 में इन्होंने खोज की थी। अगले सवाल पे चलते हैं, परमाणवीय नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तो परमाणवीय नाभिक की खोज करता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी ए रदरफोर्ड। अगले सवाल पे चलते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, यानी किसी भी एलिमेंट के सबसे यूनिट को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं, तो परमाणु नाभिकी को कहा जाता है सबसे छोटा भाग। अगले सवाल पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था लुइस डी ब्रोगली, 1924 में उन्होंने खोज की थी। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हमने हर क्षेत्र से, हर फील्ड से क्वेश्चंस को चुना है आपके लिए। बायोलॉजी हो, भौतिक विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, या विज्ञान से परे अगर और भी जो प्रश्न है, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, भूगोल से और इतिहास से जुड़े हर तरह के सवाल, करंट अफेयर के सवाल, स्टैटिक जीके, सबका एक मिक्सचर हमने बनाया इस वीडियो में। और हम उम्मीद करें कि आप भी ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे हमारे साथ, जब जैसे जैसे आप हमारे साथ वीडियो में बढ़ते जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस की अहमियत को और इनका कितना महत्व है आपके आने वाले पेपर में, वो आप समझ रहे होंगे भली भांति। इसी के साथ चलते अगले सवाल पे, 296 नंबर का सवाल पे पहुंच गए हैं हम। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रेडियो सक्रियता की जो खोज है, रेडियो एक्टिविटी जिसे कहते हैं, रेडियो सक्रियता, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने 1896 में। बात करें अगले सवाल की, अल्फा बीटा और गामा किरणों के खोजकर्ता के वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो अल्फा बीटा गामा जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1902 में उन्होंने इसकी खोज की थी। बात करते हैं अगले सवाल की, परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे, वैज्ञानिक कौन थे ऐसे जिन्होंने परमाणु बम, एटम बम की जो है संरचना की थी, तो उनका नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, 1945 में, 1945 में। अगले सवाल पूछ रहा है, रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं, किसकी उम्र का निर्धारण करते हैं, तो जीवाश्म यानी फॉसिल का। अगले सवाल पे चलते हैं, 300वां सवाल कह रहा है, वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वर्ग जो है, वर्ग विस्थापन नियम जो थे, वो उसका जो कह सकते हैं प्रतिपादन, उसको जो चालू कराया था, उसके जो भी प्लान्स उसके रखे थे, वो रखे थे काजिमी मिर्जा फजान तथा फ्रेडरिक सोडी ने 1913 में। अगले सवाल पे चलते हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच जो है, पीएच स्केल यानी पीएच क्या होता है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का, तो वो होता है 7.35 से 7.45 पीएच के बीच में। वायु में हल्की गैस कौन सी होती है, लाइट गैस कौन सी होती है, अमोनिया NH3 जो है वो हल्की गैस होती है, वो हल्की गैस की श्रेणी में आती है। परम शून्य ताप का माप कितना होता है, तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे, तो उत्प्रेरक के खोजकर्ता थे जॉन जैकब बर्जीलियस। अगले सवाल पे चलते हैं, वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो जलकर जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होता है ईंधन यानी फ्यूल। बात करते हैं, मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है, नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है, तो मीथेन का प्रेजेंस होता है नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा CH4 में। बात करते हैं अगले सवाल की, गोबर गैस में, बायोगैस में पाए जाने वाले मुख्य गैस कौन सी है, तो वो है मीथेन CH4। अगेन अगले सवाल पे चलते हैं, खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली LPG गैस में पाया जाने वाला जो सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती है LPG सिलेंडर्स में, जिससे रेगुलर बेसिस पे खाना बनता है गैस पे, तो बेसिकली ये जो है किसमें, इस गैस में सबसे ज़्यादा मुख्य जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्यूटेन C4H10। अगले सवाल पे चलते हैं, वाटर गैस, जल गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है जो बनता है CO+H2O यानी CO+H2।
अगले सवाल पे चलते हैं। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरा जो गैस होती है वो किस रूप में होती है? अभी हमने बोला कि वो कौन सी गैस होती है, इस पर हमने बात की कि उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। अभी आपने देखा 2 प्रश्न पहले हमने इस पर बात की। फिलहाल अभी ये पूछ रहा है कि वो किस रूप में होती है, तो ब्यूटेन जो है वो द्रव्य के रूप में होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा गैस एलपीजी का मुख्य घटक है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। अगला सवाल, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? फ्यूल को क्या कहते हैं जिससे रॉकेट जो है उड़ते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल को का विरोध करते हुए जब वो ब्रह्मांड में जाते हैं, भूभाग में जाते हैं ब्रह्मांड के, तो कौन सा फ्यूल यूज होता है? प्रणोदक। अगले सवाल पे चलते हैं। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के। अगले सवाल पे चलते हैं। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सवाल मैं फिर से रिपीट करी हूँ। ताप के बढ़ने पर या ताप के बढ़ाने पर, यानी हीट को अगर बढ़ा दे तो चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो जवाब है वो है वैद्युत प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, जबकि वैद्युत चालकता जो है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो चाल है वो भिन्न भिन्न तरह से होती है, और सबसे ज्यादा तो होती है सॉलिड स्टेट में होती है, ठोस में होती है। न्यूटन की गति विषय का तृतीय नियम क्या है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि प्रत्येक क्रिया के लिए सदैव एक बराबर और एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। अगला सवाल कह रहा है भारी जल यानी हार्ड वाटर किसका ऑक्साइड है? तो हार्ड वाटर जो है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, DTO का ऑक्साइड है। अगले सवाल पे चलते हैं। माइक्रोफोन के आविष्कारक का का नाम पूछ रहा है कि माइक्रोफोन के इन्वेंटर कौन थे? तो इसका जो जवाब है वो है एमिली बर्लिनर जो थे वो 1876 में उन्हें माइक्रोफोन का इन्वेंशन किया था। बात हो रही कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा प्राप्त रेडियो सक्रिय समानस्थिकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कहाँ कहाँ होता है? कृषि, रोगों के उपचार और नाभिकीय खोजों में। अगला सवाल कह रहा है परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन जो है वो होता है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो होता है एटम बम में। उस सिद्धांत पे जो है परमाणु बम जो है, एटम बम जो है काम करता है। इसी के साथ हमने अपनी आज की महा मैराथन स्टैटिक जीके इन हिंदी का जो है एक अंत कर लिया है। इस वीडियो को हमने एक अच्छे अंत पे पहुंचा दिया है। इतने सारे 300-350 सवालों का जो हम मिश्रण लेके आए, 330 सवालों का, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेस्ट टाइम लास्ट मिनट रिविजन बने, और ये वीडियो जब भी आप देखें तो आप कुछ नया सीखें इससे। हर सवाल में जो हर जवाब के साथ हमने कुछ अलग बातें बताई हैं, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको आप समझें और एग्जाम के लिए अपने बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे विदा लेते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को जोशो खरोशों के साथ बिल्कुल एकदम लगे होंगे उसमें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है डेली जीएस डोज। हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हम इस तरह के वीडियोज लाएं जो उनके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रूव हों। इसी के साथ मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू।